हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके एक चैप्टर है क्लास 11th का, जो कि काफी कोचिंग में सबसे पहले करा दिया जाता है, काफी में सबसे बाद में करा दिया जाता है। बेसिकली ये बाद में ही कराना चाहिए बिकॉज पूरी फिजिक्स में जो फॉर्मूले आते हैं वो सब इसमें कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं उनके डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत तसल्ली से समझेंगे और इस चैप्टर को हम दो टुकड़ों में समझेंगे। ये वन शॉट है। इसमें हम पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर कर लेंगे और इससे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम पूरा एरर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारी ये दो छोटे छोटे चैप्टर्स तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। और केटीजी तो अपना चल ही रहा है। केटीजी के भी आई गेस 2 लेक्चर बचे हैं। 5 लेक्चर में कोशिश करूंगा खत्म करने की। 2 बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। और इसमें जैसे ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे भी नोट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन वो फालतू है ना, वो कहीं पूछे नहीं जाते। तो ये मैं ओरली आपको बता के निकलूंगा। सवाल करने पे ज्यादा ध्यान देंगे। स्कूल के लिए आप पढ़ रहे हो मजा आ जाएगा, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो मजा आ जाएगा, चाहे जेई और नीट के लिए पढ़ रहे हो मजा आ जाएगा। इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मतलब हर वेराइटी आपको मैं करा दूंगा। और बहुत सिंपल चैप्टर है भाई ये। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छे से देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है। यार यूनिट क्या होती है। तो सर यूनिट मतलब होता है सर नंबर के पीछे जो लगता है। मैंने कहा मतलब सर जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम क्या है, एक यूनिट है। और 1 क्या है, एक नंबर है। तो सर नंबर के पीछे जो लगाई जाती है ना, उसको यूनिट बोलते हैं। मैंने कहा बात तो सही लग रही है मुझे। अगर मैं बोल दूं सपोज 7 लीटर, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी सर, 7 नहीं होगी, 7 तो नंबर है, यूनिट हो जाएगी लीटर। तो ये जो लीटर है यहाँ पे, ये यूनिट हो जाएगी। मैंने कहा यूनिट करती क्या है। सर यूनिट ना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करती है। यूनिट ना ये बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 7 किलोग्राम्स, तो ये किलोग्राम पढ़ के समझ में आ गया कि मैं मास के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं बोल दूं 7 लीटर, तो यहाँ लीटर समझ में आ गया कि मैं कहीं ना कहीं वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो मुझे यूनिट क्या बताती है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आप एक्चुअली किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हो। जैसे अगर मैं लिख दूं 7 किलोग्राम, 7 लीटर, 7 मोल, तो सर ये मास नहीं बता रही है, ये मोल बता रही है। मोल एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। 1 मोल है ना, जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या एंटिटीज के बराबर होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो यूनिट होती है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करती है। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, यूनिट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करती है। सर ज्यादा ना इसमें बकवास मत करो, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। मैंने कहा डायरेक्ट मुद्दे पे ही आते हैं। तो यार देख, हमारे सामने एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली याद रखना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नंबर्स में होती हैं 7। ठीक है। यहाँ पे मैं आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा लास्ट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अभी ऐसा समझो, बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनसे डिराइव होकर बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बनती हैं। तो उनको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होंगी। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो फिजिकल क्वांटिटीज बनी है, उनको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। नाम में ही डिराइव है। डिराइव मतलब किसी चीज में से निकाला गया है, किससे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो अभी मैं इमेज शो भी करूंगा, लेकिन अभी ओरली सुन लो। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा कोशिश करते हैं सातों को लिखने की। जैसे हमारे पास लेंथ, ठीक है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। लेंथ के बाद आप मास बोल सकते हो। मास को फंडामेंटल अच्छा, ये मैंने नहीं बोला है, ये किताबों ने बोला है, हमने तो बस रटा है। लेंथ हो गया, मास हो गया, है ना। मोल्स हो गया, मोल्स को ही हम लोग लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक आ जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हमारे कहीं काम नहीं आता है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, मोल्स हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया, करंट हो गया। ठीक है। ये कितने हो गए, 5 हो गए। और भी यार कुछ छूट रहे हैं, क्या क्या छूट रहे हैं, लेंथ, मास, मोल्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, करंट, और और क्या बचे हैं यार। तो लेंथ, मास, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, और एक टेम्परेचर हो जाता है।
ठीक है, कितने हो गए, ये 6 हो गए, एक और बचा। अब एक जो भी होता है, वैसे हमें रटना नहीं होता है कौन कौन से होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी 7 होते हैं, वो अभी मैं आपको इमेज में शो भी कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा होता है बाय द वे, कौन सा, मैं यार ऐसा नहीं है, याद नहीं है, लेकिन इसे याद करने का कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाता है। लेंथ, मास, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अभी यहाँ पे मैंने कौन सा लिखा था, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि केल्विन में रखा जाता है। एक और होता है, वो यार पता नहीं कौन सा है, अभी हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, खैर, तो हमें इतना समझ में आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, डिराइव इन्हीं से डिराइव की जाती हैं। आप समझना 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यहाँ पे मैंने अलग से शो भी कर रखा है। यहाँ पे बोला है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब जरा इस पे आते हैं, तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, आप एक बार इस इमेज को गौर से देखो, वीडियो को स्टॉप करो और देखो कौन कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, ये देखिए, ये टोटल हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, इनको आप एक बार ढंग से देख लीजिए। आप चाहो तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को अपने नोट्स में लिख भी सकते हो, ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। एक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में। बेसिकली हमारे इंडिया में जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है वो एमकेएस होता है ज्यादातर। एमकेएस क्या होता है सर, एक बार जरा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा देख, सीजीएस मतलब जानता है क्या है, कि जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, जो जो मास होगा वो ग्राम में होगा, और जो टाइम होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है, एमकेएस में क्या होता है, लेंथ मीटर में होती है। ठीक है, मैं इसको ना क्लियरली बताता हूँ। सीजीएस समझ में आ गया, एक होता है एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है, लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, और देख, जो टेम्परेचर मास होता है वो किलोग्राम में होता है, और टाइम सेकंड में होता है ना। एक बार दोबारा समझना, हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सीजीएस में क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस में क्या होगा, लेंथ मीटर में हो जाएगी, मास किलोग्राम में हो जाएगा, टेम्परेचर सेकंड में होगा। एक होता है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जो लेंथ होती है वो फुट में होती है, मास जो होता है वो पाउंड में होता है, टेम्परेचर जो होता है वो सेकंड में होता है। क्या बोला, लेंथ हमारी फुट में होगी, मास पाउंड में होगा, टेम्परेचर सेकंड में होगा। बस इतनी सी बात है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, जैसे सीजीएस लिखा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसे ही एमकेएस के आगे लिख लेना मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस में लिख लेना फुट पाउंड सेकंड। अब होता क्या है, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो सवाल बनाए जाते हैं वो आते हैं सीजीएस को एमकेएस में और एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करने के। ये जो एफपीएस है ये आप लिख भले लो, लेकिन ये उतना काम नहीं आता है। ठीक है, ऑल दो इस पे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सवाल पूछे नहीं जाते हैं। मेनली वो सीजीएस और एमकेएस के साथ ही खेलता है, कि कोई यूनिट सीजीएस में हम बोलेंगे एमकेएस में कन्वर्ट करो, या एमकेएस में कोई यूनिट उसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, ऐसे सवाल आते हैं। तो अब हम ना डायरेक्ट सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। जैसे हमारे पास एक सवाल है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कन्वर्ट करिए, ठीक है सर, 1 न्यूटन को किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहली बात, जैसे ये एक सवाल है, 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। आपको इतना तो पता होगा कि सर 1 न्यूटन कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। नहीं सर, मुझे ये बात नहीं पता है, और मुझे ये बात अभी जस्ट पता चली कि 1 न्यूटन एमकेएस में, लेकिन आपने कैसे डिटेक्ट किया। मैंने कहा समझिए, यार मुझे इतना तो पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। हाँ सर, अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरी चीज को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को आप लिखोगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इतना बड़ा ना लिखने की जगह इसको हमने एक छोटा सा नाम दे दिया है, न्यूटन। तो मतलब कि फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है और ये भी होती है। तो न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है और सेकंड आ रहा है, मतलब मास, मतलब एमकेएस सिस्टम है ना ये। क्यों एमकेएस, क्यों, क्योंकि आप अगर देखोगे लेंथ मीटर में है,
मास किलोग्राम में है, टाइम सेकंड में, लेंथ देखो मीटर में है, टाइम सेकंड में है, मास किलोग्राम में है। तो हम बोलते हैं 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो ये आपको करना आना चाहिए। अब सर कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल चलते हैं। देखो 1 न्यूटन लिखा, हाँ अब 1 न्यूटन को लिख लो, 1 न्यूटन की जगह लिख लो किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, लिख दो इतना। हाँ सर लिख दिया। अब इसको ना थोड़ा तमीज से लिखते हैं, क्या कि सर देखो हमें क्या है सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में, और मास चाहिए ग्राम में, और टेम्परेचर चाहिए सेकंड में, सॉरी टाइम चाहिए सेकंड में, टाइम चाहिए सेकंड में। तो सर समझना, वन अपनी जगह, वन अपनी जगह, मल्टीप्लाई। किलोग्राम चाहिए क्या? नहीं सर, सीजीएस में किलोग्राम नहीं चाहिए होता है, सीजीएस में ग्राम चाहिए होता है। देखो तो आप 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो लिख लो, 1000 ग्राम। अब देखो क्या लेंथ आपको मीटर में चाहिए? नहीं सर, सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए होती है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो। अच्छा, क्या टेम्परेचर आपको सेकंड में चाहिए? हाँ सर, टेम्परेचर तो सेकंड में ही होता है, तो टेम्परेचर को सेकंड स्क्वायर ही रहने दो, बस हो गया काम आपका। तो ये कितना आ गया? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन किसके किसके बराबर आ गया? सर 10 की पावर 3 और 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये है आपका आंसर। देखो पहले था हमारे पास 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन ये एमकेएस सिस्टम था, और उसने बोला था कि सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब कई बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, उनको ये चीज रटा दी जाती है, और ये चीज पता भी होती है, जो कि अच्छी बात है, आपको याद भी होनी चाहिए कि हम ग्राम जैसे कि किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोल दिया। क्या बोला? किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को जैसे हम शॉर्ट में न्यूटन बोल देते हैं, उसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को हम डाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डायन नहीं, डायन नहीं, चुड़ैल वाली डायन नहीं, डाइन, DYNE। क्या बोल देते हैं हम लोग? डाइन बोल देते हैं। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने इस तरीके से कन्वर्जन किया है, जैसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला, उसी प्रकार से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सीजीएस में आ चुका है, हाँ, लेकिन इतनी चीज को हम डाइन भी बोल देते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिए। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्राम से जैसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, इसको हम लोग न्यूटन बोल देते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइन बोल देते हैं। ये चीज आप अलग से याद कर लीजिएगा, नोट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगला सवाल करने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक सवाल है, कन्वर्ट 1 जूल, 1 जूल क्या है सर? ये एनर्जी है, टू सीजीएस सिस्टम। तो मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि सर सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, 1 न्यूटन को बोलते हैं 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है ना, न्यूटन की जगह डाइन आ जाता है, सीजीएस में न्यूटन रिप्लेस होकर डाइन आ जाता है। वैसे ही यहां पर ये भी एमकेएस ही है, और ये सीजीएस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीजीएस में, ठीक है, न्यूटन अगर डाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जूल जो है वो अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला? सीजीएस में जो बेसिकली न्यूटन है वो डाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो जूल होता है वो अर्ग में कंप्लीट हो जाता है। नोट मत करना, इस चीज को अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, इस चीज को अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। जरा इस सवाल को करते हैं। सर 1 जूल, सर ये कौन सा सिस्टम है? मैंने कहा ये एमकेएस सिस्टम है। सर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? मैंने कहा जूल से रिलेटेड एनर्जी का फॉर्मूला कोई सा भी लगा ले, चाहे पोटेंशियल एनर्जी लगा ले, चाहे वर्क डन लगा ले, है ना, सबसे आपका काम हो जाएगा। तो हमें जूल से समझ आ रहा है सर एनर्जी है ना, और एनर्जी का फॉर्मूला में पता है काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? हाफ mv²। सर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं? अबे नहीं, जूल किस में आता है? किसी में भी आता है, तो जूल जिसमें आता है कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, वहां से आप यूनिट निकाल लोगे, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², मास हो जाएगा मेरे भाई किलोग्राम, हाफ की कोई यूनिट नहीं होती तो उसको छोड़ो, मास हो जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और मीटर स्क्वायर आएगा और सेकंड पे भी स्क्वायर आएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोल देते हैं जूल। क्यों? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो एनर्जी की यूनिट जूल आएगी।
लेकिन मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और पूरे पे स्क्वायर आ गया। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं जूल, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की कोई लगाना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला से वो कर सकता है सॉल्व। जैसे मास हो गया किलोग्राम, एक्सलरेशन एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है, लेंथ है, लेंथ मीटर में होगी, तो भी तो वही आ गया किलोग्राम किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। कहीं से भी करो, बेसिकली फॉर्मूला कहीं से भी लिखो, बात तो सेम ही पड़ रही है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, आप समझना, ये चीज आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, सर देखो एक जूल है, हाँ, एक जूल को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा हाँ सर करना है। एक जूल को मैं ऐसे लिख दूं, एक, हाँ, इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब ये एक जूल इसके बराबर होता है ना, जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो जूल को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ जूल की जगह ये लिख दिया। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में जो हमारा लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में होगा, मास हमारा ग्राम में होगा, और टाइम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब सेकंड में ही रहेगा। तो वन अपनी जगह, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू में मीटर स्क्वायर को लिख लो 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें मीटर नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर अपनी जगह। अब बस ये सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, 10⁻⁷। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आगे की ओर लिख दूं, तो ये 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब जिस तरीके से किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को आप जूल बोलते हो, क्या बोला, जिस तरीके से किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं, उसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को हम बोल देते हैं क्या, अर्ग, ERG। तो हम ऐसा बोलेंगे क्या, हम ऐसा बोलेंगे कि जो एक जूल होता है ना, एक जूल, तो एक जूल जो होता है सर, जूल को सीजीएस में कन्वर्ट किया तो एक जूल की जगह ये लिखा, अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड अपनी जगह, सॉल्व करा, सॉल्व किया तो ये आया। तो एक जूल जो होता है ना सर, एक जूल वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो ये भी हमारे लिए काम की बात हो गई। तो मेरे हिसाब से ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लो। हमारे पास जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करना था। एक जूल जो होता है उसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और एक तो अपनी जगह, एक अपनी जगह, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर स्क्वायर था तो 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और उस पूरे का स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब ये हो गया 10⁻3, ठीक है, हाँ, और ये 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁴, हाँ, ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम अपनी जगह, सेंटीमीटर स्क्वायर अपनी जगह, सेकंड स्क्वायर अपनी जगह। तो 10⁻⁴ और 10⁻3 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम, जैसे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम जूल बोलते हैं, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोल देते हैं अर्ग। तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, अर्ग। ठीक है, अच्छा, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो मतलब इतना याद रखो कि हम एनर्जी को अर्ग बोल देते हैं सीजीएस में, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है, तो जूल हटाकर सीजीएस में हम फाइनल आंसर में अर्ग लगा देते हैं, जो भी यूनिट आई है इसको हटाकर हम अर्ग लगा देते हैं। ठीक है, बस इस तरीके से आप समझ लो कि एनर्जी के लिए अर्ग यूज होता है, हाँ, और डाइन किसके लिए यूज होता है, डाइन अपना यूज होता है फोर्स के लिए। तो न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करते हैं और जूल को हम अर्ग में यूज करते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं तो बस आप एक लाइन याद रख लो, क्या, कि एनर्जी जो होती है, ठीक है, सीजीएस में अर्ग बन जाती है। ठीक है, एनर्जी जो है, ठीक है, देखो एक जूल एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी को सीजीएस में कन्वर्ट किया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, इस यूनिट की जगह अर्ग लगा देना है कि एनर्जी अर्ग में कन्वर्ट होती है, ई से एनर्जी, ई से अर्ग, है ना। तो यहां से ये लिख सकते हो आप कि जो एनर्जी होती है वो अर्ग में कन्वर्ट होती है, तो ई से एनर्जी, ई से अर्ग,
ठीक है, और न्यूटन जो होता है फोर्स जो होता है वो डाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जानते हो व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ाने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, कि यार बार बार मान लो मैंने आपको एक पेज पढ़ाया और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, और भाई मिटाने में भी एनर्जी लगती है भाई। एक हिसाब से स्मार्ट बोर्ड में होता है खट से आगे बढ़ जाओ जिससे वो पीपीटी भी सेव रहेगी, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो बार बार मिटाने से ही थकान हो जाती है कई बार तो, कि भाई हाथ से ही बिल्कुल ऐसे हिला हिला के तुम मिटा रहे हो, है ना, उसी में एनर्जी लगता है खत्म हो रही है। खैर, तो मुझे अच्छा ये चीज मत भूलना कि अर्ग कहाँ लगाना है, डाइन कहाँ लगाना है। डाइन फोर्स में लगाना है जब फोर्स को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, अर्ग एनर्जी में लगाना है जब एनर्जी को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरी चीज, अब हमारे सामने एक टर्म आती है डायमेंशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो डायमेंशन होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो डायमेंशन जो होती है ना सर, हाँ, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है पावर। क्या बोला मैंने, डायमेंशन मतलब होता है पावर। आप सोचोगे ये मतलब कुछ समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा। क्या बोला आपने, मैंने बोला डायमेंशन बोला जाता है पावर को। आपको ना चीजों की डायमेंशन पूछी जाएगी कि आप मुझे इस चीज की डायमेंशन बताओ, उस चीज की डायमेंशन बताओ, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजों की डायमेंशन बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे वो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो ले लेते हैं। जैसे अगर उसमें बोला जाए डायमेंशन ऑफ मास बताओ, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ लेंथ बताओ। मैं पहले सारी एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हो। टाइम, करंट, टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डायमेंशन जो होता है मेरे भाई वो होता है पावर। ठीक है, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनसे निकल के हमको डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन अभी इतना समझो, डायमेंशन होता है पावर, किसी चीज की पावर कितनी है ना। जैसे हम बोले ना कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट सपोज एक्स, तो अगर x की पावर 7 है तो 7 डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को अभी हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डायमेंशन पावर को बोलते हैं। अगर बोला जाए डायमेंशन मास का क्या होगा, तो जानते हो डायमेंशन को ना हम पावर की फॉर्म में तो शो करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का परफेक्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले मास का डायमेंशन सिंबल लिखोगे जो कि m होता है। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं समझना, आप डेफिनेशन पे मत जाओ, कोई नहीं पूछता है डेफिनेशन। डायमेंशन ऑफ मास अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं तो आप कैपिटल M लिखोगे, ठीक है, उसके अराउंड 2 डब्बे बना दोगे, तो ये हो जाएगा मास का डायमेंशन। अगर मैं बोलूं लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ लिखोगे और बॉक्स बना दोगे। एक सवाल, बॉक्स बनाना जरूरी है क्या? मैंने कहा किताबों में दे रखा होता है, लेकिन अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो बॉक्स वॉक्स मत भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो, ठीक है, स्कूल के लिए वीडियो देख रहे हो, तो आपको बॉक्स लिखना पड़ेगा। जिस भी चीज की आप डायमेंशन निकालोगे तो उसके ऊपर बॉक्स लगाना पड़ेगा। अगर तो डायमेंशन क्या थी, पावर, तो यहाँ मास की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेशन गलत है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अगर मैं मास की डायमेंशन पूछूं तो मास को कैपिटल M लिखो और बॉक्स बनाओ इस प्रकार से, और ये पावर 1 1 नहीं शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, टाइम के डायमेंशन को शो करते हैं T से, ठीक है। अच्छा, टाइम को T से शो करते हैं, टेम्परेचर को K से शो करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे शो करते हैं मेरे भाई, K से शो करते हैं। इस चीज को नोट करो, पहले एक काम करो आप। और फिर हमारे पास कुछ डिराइव क्वांटिटीज आ जाती है। डिराइव जैसे कि डेंसिटी की, हम लोग लिखते हैं मेरे भाई मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास की बात करूं तो मास को मास ही रहने दो, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो L मल्टीप्लाई L, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो मास का डायमेंशन हो गया M, लेंथ का डायमेंशन हो गया L, और L इंटू एल इंटू एल, L का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको हम शो करते हैं ऐसे, M L की पावर -3, और यहाँ टाइम तो है नहीं तो टाइम की पावर 0। तो ये होता है इसको शो करने का करेक्ट तरीका। बेसिकली जो भी हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं उसमें हम डायमेंशन को M L और T की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मिनट गेट चिपका दो। हाँ, तो मैं बोल रहा था, जो भी हम लोग सवाल करते हैं उसमें डायमेंशन को MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ टाइम तो था नहीं, हम डायमेंशन एनालिसिस जब भी करते हैं तो उसको MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ T तो था नहीं, तो हमने T की पावर 0 अपने आप से लिख लिया। ऐसे ही किताबों में भी सोल्यूशन आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो ये नोट कर ले।
ठीक है, तो मैंने बोला जिस तरीके से डायमेंशन पावर को बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूं डेंसिटी में मास का डायमेंशन क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, तो आप बोलोगे सर 1। अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना होगा डेंसिटी में, तो डेंसिटी में लेंथ का डायमेंशन -3। ठीक है, दिख रहा है ना। इसी हिसाब से अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होगा, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन भी इसके शो कर सकते हैं, बिकॉज डायमेंशन पावर है। तो मास की पावर 1 है, तो मास की डायमेंशन 1 होगी किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। लेंथ की पावर -3 है, तो लेंथ की डायमेंशन -3 होगी किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। और डेंसिटी के अंदर टेम्परेचर की कोई पावर नहीं होती, तो टेम्परेचर की डेंसिटी आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर की डायमेंशन क्या बोलोगे, आप 0 बोलोगे। तो इसको नोट करिए। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 10-12 सवाल करते हैं। जैसे इस पे अब आपको सवाल कराऊं, तो जैसे एक हो गया हमारे पास सवाल, हो गया स्पीड। तो स्पीड के डायमेंशन बताओ कितना होंगे। तो आपको डायमेंशन के लिए फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपके डायमेंशन निकल जाएंगे। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो पता है ना। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। हाँ सर। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सर अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेंथ ही तो है। और लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं, एल होता है बटे। टाइम क्या है सर, टाइम तो टाइम है, 2 सेकंड 3 सेकंड, तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, अभी आप सिखा चुके हो। तो ये होता है ओवरऑल डायमेंशन किसका, स्पीड का। तो स्पीड का डायमेंशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल टी -1। लेकिन मैंने क्या बोला, सवाल को एम एल टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां मास तो आ ही नहीं रहा है, तो एम की पावर 0 और बॉक्स बना देना। लेकिन अगर आप एग्जाम स्कूल के लिए पढ़ रहे हो तभी बॉक्स बनाना, वरना बॉक्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, जो स्पीड का डायमेंशन होता है वही वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाता है। कैसे सर, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है ना, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एम की पावर 0। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड का डायमेंशन भी एल टी -1 होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन भी एल टी -1 होता है। और जैसे एक्सलरेशन अगर मैं पूछूं, है ना, कोई बोले कि यार एक्सलरेशन का डायमेंशन बताओ, तो एक्सलरेशन क्या होता है सर, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई dt, है ना। अब सर समझना, जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी समझ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बात बता, फाइनल वेलोसिटी मान ले 15 है, इनिशियल वेलोसिटी मान ले 5 है, तो चेंज कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड का, है ना। फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 10 मीटर। 15 में से 5 माइनस करेगा, 10 मीटर पर सेकंड। अबे है तो मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी ना। अगर तू वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेगा, रहेगी तो वेलोसिटी ना, तो उसमें कोई पंगा नहीं है। तो वेलोसिटी के अगर मैं डायमेंशन पूछूं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही है, ऐसा तो है नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी मोमेंटम हो जाता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, है तो वेलोसिटी ना। हाँ, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी -1। तो वेलोसिटी की जगह लिख लो एल टी -1 बटे टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस टी को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा एल टी -2। तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सलरेशन। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख दो m0 l1 t -2। ठीक है, तो m l t -2, तो ये होता है एक्सलरेशन के डायमेंशन। एक्सलरेशन का अगर आपको समझ आ गया, तो अब एक काम करिए, आप मुझे फोर्स का डायमेंशन बताइए। फोर्स, तो आप क्या बोलोगे सर, फोर्स का डायमेंशन बहुत सिंपल है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन। सर मास का डायमेंशन होता है m, एक्सलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी -2, है ना। देखो एल टी -2 ये किसका डायमेंशन है, एक्सलरेशन का डायमेंशन है। ठीक है, तो एक्सलरेशन होता है dv बाई dt, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1 अभी कराया था यहाँ पे, और टाइम हो गया t, तो एल टी -2 हो गया एक्सलरेशन का डायमेंशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास जो होता है वो हो गया m, एक्सलरेशन हो गया एल टी -2। तो एम एल टी -2 ये किसके डायमेंशन आ गए, फोर्स की। तो अगर मैं बोलूं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2 होता है। अगर मैं बोलूं फोर्स, अगर मैं बोलूं क्या, डायमेंशन बताओ किसकी, मास की इन फोर्स, कि फोर्स के अंदर, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सलरेशन,
तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है ना, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स के अंदर मास का डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन ऑफ मास किसके अंदर? फोर्स के अंदर। तो आप बोलोगे फोर्स के अंदर मास की डायमेंशन क्या है सर? 1 दिख रही है ना? फोर्स के फॉर्मूले में जो मास होता है इनटू एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन आता है mlt-2। तो मास की पावर 1 है, तो आप बोलोगे 1। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1। अगर मैं बोल दूं क्या डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होगा? किसके अंदर? फोर्स के अंदर। तो आप बोलोगे सर देखो, फोर्स के अंदर टाइम का डायमेंशन क्या है? तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt-2। तो टाइम के ऊपर जो पावर है ना -2, वो हो जाएगा टाइम का डायमेंशन। किसके अंदर? फोर्स के अंदर। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, वो छोटे छोटे सवाल है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। तो पहले मैं, अगर आप साथ साथ नोट करो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन बताओ। तो मैं चाहता हूँ ये एक बार आप खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उनके डायमेंशन लपेट दो। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यार हाफ एक कांस्टेंट है, और याद रखना कांस्टेंट के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। क्या बोला आपने? किसी भी कांस्टेंट टर्म के डायमेंशन नहीं होते हैं। तो हाफ का डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एम। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है सर LT-1। लेकिन सर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करूं मैं, तो ये आ जाएगा सर ml²T-2। ml²T-2। अच्छा, मैं जो जो आपसे बोलूं याद करने को, वो आपको याद होने चाहिए। क्या 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 क्या? जो जो डायमेंशन फॉर्मूला बोलूं याद कर लेना, उसको याद कर लो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो आप डिराइव करने मत बैठो कि डिस्टेंस का हो गया एल और नीचे टाइम का हो गया टी, तो LT-1। नहीं नहीं, डिराइव मत करो, डायरेक्ट बोलो LT-1। क्या? कि स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन आपको याद होने चाहिए। दूसरा, एक्सलरेशन का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, तो इसको एज इट इज याद कर लो LT-2। ठीक है। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फोर्स को लिख लो MLT-2। तो जिस पे मैं टिक मारूंगा वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी होता है ml²T-2। इनफैक्ट हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसमें जूल आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो जो एनर्जी वाली टर्म्स होती है ना, इन सब का हम क्या बोल रहे हैं? हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें जूल आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, वर्क डन में भी एनर्जी आता है। तो इन सब का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करो। अगला, जैसे अगर मैं बता ही दूं वर्क डन बताओ, तो वर्क डन का बताओ कितना होगा? तो सर वर्क डन का डायमेंशन कितना होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म सवाल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फोर्स के डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है, अभी आपने बताया, MLT-2। अगर मान लो मैं भूल गया, तो मैं बोलूंगा फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन। मास का डायमेंशन m हो गया, एक्सलरेशन का LT-2, बस खत्म। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? लेंथ ही तो है, तो इसकी डायमेंशन हो गया L। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या हो गया? वर्क डन का डायमेंशन हो गया ML²T-2। तो ये आ गया वर्क डन का डायमेंशन। तो एक बात बता, क्या काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन सेम नहीं है? हाँ, तो आप एक ही याद कर लो, फिर आपको पता होना चाहिए, अरे यार जो इसमें है वही इसमें है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का होता है ML²T-2 और वर्क डन का भी होता है ML²T-2, क्योंकि इनकी यूनिट भी तो सेम है, जूल जूल ही तो आता है। तो बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारा एक अगला आ जाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सलरेशन के डायमेंशन क्या होता है? LT-2। तो कमाल की बात क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो जाएगा LT-2। सर क्यों होगा? अबे घोंचू, है तो ये भी एक्सलरेशन ही ना। ये तुझे कुछ और थोड़ी ना दिख रहा है, ये एक्सलरेशन है। ग्रेविटी के कारण जो एक्सलरेशन है, अबे है तो एक्सलरेशन ही ना। तो एक्सलरेशन का पहले क्या था? LT-2। तो अभी भी LT-2 ही हो जाएगा। ऐसा समझ ले, ये दोनों ही इंसान है, लेकिन ये इंसान इंडिया में रहता है, ये इंसान कोरिया में रहता है। अबे कोरिया में एलियन थोड़ी ना रहते, रहते तो वहां पे भी इंसान ही है ना। तो बस वही सेम चीज है कि है तो ये एक्सलरेशन ही ना, तो इसका यूनिट होगा LT-2। नहीं सर हमें प्रूव करो। मैंने कहा ले भाई, प्रूव भी कर लेते हैं। प्रूव कर रहा हूं मैं।
जैसे जैसे हमें पता है, ठीक है, अगर मैं जी के डायमेंशन पूछूं तो मुझे इतना पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है एम जी, है ना। अगर कोई एम मास का ब्लॉक है अर्थ पे रखा है तो उस पे नीचे एम जी लगता है, इतना तो पता होगा ना। ग्रेविटी फोर्स लगाती है एम जी, तो जो जी हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन में एम। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जी के डायमेंशन निकाल लो। सर फोर्स जो होता है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, और मास होता है एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस टू आ गया। एल टी माइनस टू आ गया, तो वही तो है यहाँ पे। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करवाते हैं अगला। अगला कौन सा है? अगला जैसे कि अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी बता दो, टॉर्क बता दो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और यू के डायमेंशन क्या होगा? तो सर किसी पार्टिकल को अगर जमीन पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं और जमीन से एच हाइट ऊपर किसी पार्टिकल को पटक दूं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच। मास का डायमेंशन m, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और हाइट का डायमेंशन l, तो ये आ गया m l स्क्वायर t माइनस टू। सर कमाल की चीज दिखी क्या कि सर एनर्जी काइनेटिक वाली उसका भी एम एल टी माइनस टू है, पोटेंशियल एनर्जी भी एम एल टी माइनस टू है, और वर्क डन भी एम एल टी माइनस टू है। मैंने कहा वही तो कमाल की बात है कि जो भी एनर्जी वाली टर्म्स है सबकी डायमेंशन सेम आती है। ये भी एनर्जी है, वर्क डन में भी जूल आता है, तो एक हिसाब से एनर्जी से ही लिंक होता है ये भी, है ना। तो ये भी एम एल टी माइनस टू ही हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं, जैसे टॉर्क देखना। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, टाउ। तो टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इनटू में फोर्स, है ना। बेसिकली टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, ये अभी नहीं देखोगे आप, रोटेशन में देखोगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आर परपेंडिकुलर क्या है, अरे सर ये रेडियस है, और रेडियस मुझे इतना पता है लेंथ ही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल इनटू। सर फोर्स, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, है ना। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन, मास का डायमेंशन होता है एम, एक्सलरेशन होता है एल टी माइनस टू। तो सर ये कितना आ जाएगा? देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओ माई गॉड सर, कमाल की चीज दिख गई क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क, इन सबका तो सेम डायमेंशन है। मैंने कहा अभी कहाँ यार, अभी तो एक और भाई साहब बचे हैं, कौन सा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इंटरनल एनर्जी भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो, क्यों? क्योंकि सर इसमें भी तो एनर्जी वर्ड आ रहा है ना, और एनर्जी आ रहा है, तो इसका भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। मैं चाहता हूँ इंटरनल एनर्जी आप एक बार खुद से ट्राई करना। कैसे? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च मार लेना, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी क्लास 11th। फॉर्मूला लिखना और उसका डायमेंशन लिखना, और फिर देखना क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन यहां से एक चीज समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, ये पांच की पांच फिजिकल क्वांटिटीज है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये तो बहुत ईजी बात हो गई है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और भी देखते हैं, और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, पहले इसको नोट कर लो, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब जैसे हम लोग और बात करते हैं, और बात करते हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि टाइम पीरियड का बताओ डायमेंशन क्या होगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो सर टाइम पीरियड, टाइम ही तो है, कैपिटल टी, और इसका डायमेंशन होता है एम जीरो एल जीरो टी। अगर मैं बोलूं टाइम के बाद आप मुझे बताओ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। हाँ यार, फॉर्मूले आप चिंता मत करो, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे 11th की, तो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो आप फॉर्मूले पे स्ट्रेस मत लो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अभी के लिए अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला पकड़ा दूं तो आप उसके डायमेंशन निकाल सको, बस। और मैंने आपसे क्या बोला, कुछ कुछ डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, जैसे एनर्जी हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। डिस्टेंस तो खैर सभी को पता है, एल होता है। वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एनर्जी, फोर्स, ठीक है, ये चार याद कर लो। वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एनर्जी, फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास टी की पावर माइनस वन, इसका डायमेंशन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो कि होता है टू पाई अपॉन में टी।
तो सर सिंपल सी बात है, 2 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, तो ऊपर आप लिख सकते हो इसकी जगह m0 l0 t0, और टाइम का डायमेंशन आप लिख सकते हो t। तो ओवरऑल अगर आप इस पूरे का डायमेंशन बोलोगे तो ये हो जाएगा t⁻⁻1, है ना। ऊपर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना यार, 2 पाई के कोई डायमेंशन थोड़ी ना होंगे, इसीलिए मैंने m0 l0 और t0 यहाँ पर लिख दिया है। हाँ ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं। अगला, तो अगला आ जाता है मेरे भाई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो कि होता है v अपॉन में r, है ना। अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, मैं पहले ही आपसे क्लियर कर रहा हूँ। आप डायमेंशन बताओ, चलो इसका डायमेंशन बताओ। एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन r होता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? सर वेलोसिटी हमें पता है LT-1, r हो जाएगा सर l, तो ये l से l कैंसिल होगा, तो ये भी t⁻⁻1 ही आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को, अब एक काम करो। अच्छा सुनो, इतना कर लिया है तो पावर का भी बता दो चलो। पावर जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। चलिए, और इसको याद कर लेना, पावर के डायमेंशन फॉर्मूला को बताओ कितना होगा। कर लिया? अब मैं बता रहा हूँ, देखो एनर्जी जो होता है वो होता है m l² t-2 बटे टाइम हो जाएगा सर t, तो ये हो जाएगा पावर का m l² t-3, ये होता है पावर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब जैसे अगला है हमारे पास, अगला मैं बोलूँ कैपिटल जी का डायमेंशन बताओ, तो कैपिटल जी आप क्या बोलोगे? सर हमें इतना पता है, एफ जो होता है फोर्स वो होता है g m1 m2 अपॉन में r²। तो अगर मैं बोलूँ ये कैपिटल जी का डायमेंशन बताओ, तो आप कैपिटल जी को अलग कर लो, तो आप बोलोगे सर आप खुद से ट्राई करो, चलो कर लिया। अब मैं बता दूं, देखो जी अगर मैं बोलूं तो जी क्या हो जाएगा, f × r² बटे m1 m2। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t-2, r क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा l² बटे m1 m2 का हो जाएगा कितना, m²। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो, एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है, और ये l² इंटू l हो जाएगा l⁻3, तो ये हो जाएगा l³ t-2, और ये m⁻⁻1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, जी का, कैपिटल जी का। तो ये कैपिटल जी का डायमेंशन है कितना, m⁻⁻1 l³ t⁻⁻2। तो जैसे ही अगर आपसे ये हो गया, तो आप मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फोर्स होता है 6 पाई, ठीक है, 6 पाई r n इंटू वी। ये n नहीं है, बेसिकली ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल। तो f होता है 6 पाई r नीटा इंटू वी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इस n, ये जो n जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, आप चाहो लिख सकते हो। वैसे ये अभी हमारे काम का नहीं है, फ्लूइड्स में आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसका डायमेंशन बताओ। चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए आप क्या बोलोगे, सर ये जो होगा ना, ये हो जाएगा f अपॉन में 6 पाई r v। अब फोर्स को सर हम लिखेंगे m l t-2 बटे 6 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, तो इनके डायमेंशन होंगे नहीं। r का आप बोलोगे सर l, और वेलोसिटी का बोलोगे lt-1। एक l से एक l कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m l⁻⁻1 t⁻⁻2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t⁻⁻1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन इसका, किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे क्या, देखो अगर मैं बात करूं ये पहले आप एक काम करो, इसे नोट करो। जैसे कि केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स अभी चल ही रहा है, तो उसमें ना एक फॉर्मूला आता है, यू जो होता है वो होता है 3/2 kT। हमारे लिए ये क्या है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यार इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो के होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चिंता मत करो, जैसे जैसे हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको ये फॉर्मूले रट जाएंगे, तब तो ये बहुत आसान है। मतलब अरे यार ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर हमसे ये नहीं बोलता फॉर्मूले पता होने चाहिए, चैप्टर हमें बोलता है कि अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले दे दूं तो तुम्हें डायमेंशन निकालना आता है या नहीं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो के क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा यू, ये यू क्या इंटरनल एनर्जी है, और यू और 2 इधर भेज दो, 3 नीचे आ जाएगा, और टी भी इधर आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इसका डायमेंशन बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो आप बोलोगे सर ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होगा। यू क्या है, एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है, ml² t-2 बटे 3 कांस्टेंट है, टाइम, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। ठीक है,
देख लो एक बार इस चीज को, ये टेम्परेचर है, बोल्ट्जमैन होता है 3/2 kT, जहां ये T क्या होता है, टेम्परेचर नॉट टाइम, ये टेम्परेचर होता है, और टाइम जो होता है उसका डायमेंशन होता है T, लेकिन टेम्परेचर का डायमेंशन होता है के, तो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे आप ये छोटी सी गलती कर सकते थे, क्या कि आप यहाँ टी लिख दो, और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा यहाँ पे के की जगह टी लिखा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है उसका डायमेंशन के होता है, और जो टाइम होता है उसका डायमेंशन टी होता है, और दोनों ही टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन उनके डायमेंशन अलग होते हैं। टेम्परेचर को भी शॉर्ट में हम टी से ही डिनोट करते हैं, टाइम को भी शॉर्ट में हम टी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन डायमेंशन अलग अलग होते हैं, टेम्परेचर का के, टाइम का टी। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ml² T-2 K-1। नोट कर लो इस चीज को, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो हीट में आप पढ़ोगे कि एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ms डेल्टा टी, जहां पे ये जो s होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, तो s क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटे m डेल्टा टी। अब बोल देंगे कि s का डायमेंशन बताओ, तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट, हीट किस में आती है, हीट वो जूल में ही आती है, मैंने बताया था हीट की भी यूनिट जूल ही होती है, तो जूल होती है तो वही एनर्जी वाला है, इसका भी सेम है, मतलब एनर्जी के डायमेंशन ml²T-2 होते हैं, वही डायमेंशन हीट के भी होते हैं, क्यों, क्योंकि हीट भी तो एक प्रकार की एनर्जी ही है। हाँ सर, तो डेल्टा क्यू की जगह मैं लिख लूंगा ml²T-2 बटे m, क्या हो जाएगा m, डेल्टा टी क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी k ही हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास k-1 l²T-2। नोट करिए इस चीज को, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। 2 मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक और सवाल है, ठीक है, जहां पे ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, और भी सवाल है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बोलूं लेटेंट हीट का डायमेंशन बताओ, लेटेंट हीट का डायमेंशन बताओ, स्पेसिफिक हीट होता है एस, लेटेंट हीट होता है बेसिकली डेल्टा क्यू बराबर एम एल, यहाँ एल होता है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का आप मुझे डायमेंशन बताओ, चलो स्टार्ट हो जाओ। तो आप क्या बोलोगे सर, एल जो होता है, एल जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में एम, डेल्टा क्यू का डायमेंशन हो जाएगा सर हीट का ml²T-2 बटे m का हो जाएगा m, m से m कैंसिल, तो l²T-2 बेसिकली आ जाएगा लेटेंट हीट के डायमेंशन। मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूं, आप करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अच्छा, एक और देखते हैं, वेयर इज माई डस्टर, ये रहा, इसको नोट कर लेना यार, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अगर मैं बोलूं डायमेंशन बताओ चार्ज का क्या होगा, क्या, डायमेंशन बताओ चार्ज का क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलोगे सर, देखो करंट जो होता है वो होता है क्यू अपॉन में टी, है ना, करंट होता है क्यू अपॉन में टी, तो जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा करंट इंटू में टाइम। अब करंट जो होता है इसके डायमेंशन होते हैं ए, और टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो ए टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन ए होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो ए टी हो जाता है हमारा चार्ज का डायमेंशन। नोट इट डाउन। और करवाते हैं कुछ अच्छे अच्छे आपको, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो, एक काम करो, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें पता है कि फोर्स होता है के Q1 Q2/r², कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स, मैंने थोड़ा इंक विंक भर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना जानते होगे कि के को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0। अरे सर हमें तो नहीं पता, अबे कोई बात नहीं, छोड़ उस चीज को तुम, 1/4πε0 के को बोल दिया, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। तो वो आपसे पूछेगा एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बताओ, ठीक है, वो आपसे बोलेगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, फोर्स किसके बराबर है, 1/4πε0 के Q1 Q2/r², तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4πε0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, अरे यार इसको ना मैं थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सुंदरता के साथ समझाओ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्या सर, हमें इतना पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में r²। तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लूं तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा,
1/4 पाई अपनी जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह फोर्स आ गया, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 1 अपनी जगह, 4 पाई अपनी जगह, Q1, Q क्या है? चार्ज, और चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अभी हमने इसका डायमेंशन निकाला 80, यहाँ पे ये वाले का क्या हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बटे सर फोर्स क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और आर क्या है? एल, एल का स्क्वायर है ना। आर क्या है? रेडियस, रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर। मुझे लगा माइक्रोमीटर है मेरा। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो सर मुझे समझ में आ रहा है टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे कर देते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, और टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा तो टी की पावर 4 हो जाएगा। ये जो टी का स्क्वायर है जब इसको ऊपर भेजेंगे टी की पावर 4 हो जाएगा, एम की पावर -1, एम की पावर -1, और ये हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर, एल का क्यूब, तो एल की पावर -3। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर T4 हो गया, और एम की पावर -1 हो गया, एल की पावर -3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे हम, एम एल टी ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आएगा मास, एन की पावर -1, फिर आएगा लेंथ, लेंथ की पावर -3, फिर आएगा टाइम, ठीक है, टी की पावर -4, सॉरी टी की पावर 4, फिर आता है ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आती है? m-1 l-3 टी की पावर 4 ए का स्क्वायर। नोट करिए इस चीज, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये भी आप आगे ही पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होता है, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा, एक फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, है ना, मैग्नेटिज्म में फोर्स होता है आई एल इंटू बी, जहां पे बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स होता है आई एल बी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन में करंट इंटू में लेंथ, है ना, आई एल को नीचे भेज दिया। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछूं तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर फोर्स हो जाएगा एम एल टी -2 अपॉन में करंट हो जाएगा, सर क्या करंट होता है? सर ए, और लेंथ होता है सर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एम टी -2 ए -1, एम टी -2 ए -1, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है? एम टी -2 ए -1। अच्छा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता लग गया एम टी -2 ए -1, तो उसके बाद एक आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला, बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ गया? ये आ गया। वैसे ही म्यू नॉट का अगर मैं डायमेंशन पूछूं क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो म्यू नॉट जो होता है ना वो होता है बी इंटू में 2r। ये जो चीज है ना, ये फोर्स बराबर आई एल बी और बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, तो ये चीज हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में क्लास 11th का चैप्टर है आई गेस, या फिर 12th का है, 11th का है, ठीक है। तो 11th का थोड़ी ना है, 12th का चैप्टर है। तो वो जब देखेंगे तो 12th में देखेंगे, तो अभी आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना है। बस इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बटे 2r है। तो यहां से अगर मैं म्यू नॉट बोलूं तो वो हो जाएगा बी इंटू में 2r अपॉन में आई, ठीक है। तो अगर म्यू नॉट का अगर मैं पूछूं डायमेंशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होता है? अभी आपने बताया फोर्स होता है आई एल बी, बी हो गया फोर्स अपॉन आई एल, तो ये आ गया इतना, ठीक है। देखना बी का डायमेंशन क्या है? एम टी की पावर -2 ए की पावर -1, ठीक है। तो ये बी की जगह आ गया, ओके। टू कांस्टेंट है, आर का एल हो जाएगा अपॉन आई का, आई क्या है सर? करंट है, और करंट का क्या होता है? ए। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा सर एम का स्क्वायर, फिर एल अपनी जगह, ठीक है, और टी की पावर -2, और ये हो जाएगा ए की पावर -2। ये क्या है? ये है म्यू नॉट का डायमेंशन। हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता लग गया, ये रहा। हमें म्यू नॉट का डायमेंशन पता लग गया, ये रहा। वो पूछता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट बताओ। ये भी सवाल पूछा गया जेई में, ठीक है। जेई में ये भी सवाल पूछा गया कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट बताओ। तो एक बार दोबारा समझना, फोर्स होता है आई एल बी, तो यहां से बी का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, है ना, मतलब सॉरी बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता लग गया। जैसे ही बी पता लग गया तो बी का पता है
इस 2r को इधर भेजा, करंट को नीचे भेजा, तो म्यू नॉट पता लग गया। अब हम एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट अगर आपसे पूछे तो वो कितना होगा, तो वो भी हम निकाल देंगे सर। देखो अगर मैं बोलूं एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो मैं चाहता हूं ये आप तुरंत कर लो। कैसे सर? देखो ना, सर देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई म्यू नॉट, ये डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे लिखना था बट स्पेस नहीं है, तो मल्टीप्लाई म्यू नॉट। म्यू नॉट कितने, m का स्क्वायर, l t की पावर -2, a की पावर -2। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ रहा है ये a की पावर -2 और a की पावर +2 आपस में कट जाएगा। ठीक है, और l की पावर -3, और तो ये हो जाएगा सबसे पहली बात m की पावर 1, l की पावर -3 और 1 तो -2, t की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का। तो ये भी सवाल में पूछा जाता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, तो m l की पावर -2 t का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कुछ गलती हुई है यार यहाँ पे, क्या गलती हुई है? यहाँ पे तो कहीं कोई गलती नहीं हुई है। अरे यार यही तो समस्या है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान रखूं, कहाँ गलती हुई है। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a का स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट का डायमेंशन होता है m l t -2। ओके, म्यू नॉट में कहीं गलती हुई है भाई। अरे यार मैं भी पागल हो गया हूँ। कैसे? म्यू नॉट क्या है, m अपनी जगह, तो ये m स्क्वायर कहाँ से आ गया? ओ भाई साहब, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। यहाँ सिर्फ m आएगा क्योंकि और कोई m है नहीं जो इससे मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर बना ले। m t की पावर -2, a की पावर कितना हो जाएगा, -2, और l आ जाएगा, तो ये होता है। तो म्यू नॉट की जगह मैं यहाँ पुट कर दूंगा क्या, m, तो ये भी इससे कट जाएगा। तो जब ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर 0, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। अरे यार छोटी मोटी मिस्टेक माफ कर दिया करो, प्लस माइनस में तो किसी से भी गलतियां हो जाती है ना यार। ठीक है, नोट करिए इस चीज को। ठीक है, अच्छा नोट कर लीजिए। तो अच्छा, वैसे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्यों पूछे जाते हैं, यही क्यों पूछा जाता है पेपर में बार बार, उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको दे देता हूँ। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 1 में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। तो वो पूछता है स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन बताओ। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन पता होने के लिए आपको म्यू नॉट भी पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट भी पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। म्यू नॉट का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो हमें अभी पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशन पता लग जाएगा, लेकिन इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर आई एल बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता लग गया तो आपको म्यू नॉट का डायमेंशन पता लग गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू आर। अच्छा, तो म्यू नॉट का काम हो गया, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से फोर्स बराबर है ना, ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, उधर से हमने एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, म्यू नॉट हमने निकाल लिया यहाँ से अपना मैग्नेटिक फील्ड से म्यू नॉट आई बटे 2r से, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है आपको म्यू नॉट के भी डायमेंशन पता होने चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के भी पता होने चाहिए, तभी आप इनका प्रोडक्ट बता पाओगे और फिर आप स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन आराम से बता दोगे। समझ में आया? नोट कर लीजिए इस चीज को। सामने फॉर्मूला होता है प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है E बराबर h इंटू म्यू, जहां पे म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, E होता है एनर्जी, और ये जो h होता है ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। आप इस चीज को बस सिंपली इस तरीके से नोट कर लेना। तो अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट बोलूं तो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा कितना, E अपॉन में म्यू। तो अगर E का डायमेंशन बोलूं तो ये हो जाएगा ml ml स्क्वायर t -2, और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन होता है t की पावर -1। तो ये हो जाएगा कितना, ml स्क्वायर t की पावर -1। किसका डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। मतलब ये सब तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस है। अब जैसे देखो, हमें पता है एनर्जी डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी भाई पूरा 11th और 12th का सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो जो फॉर्मूले आते हैं
सारे का तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन जितने हो सके उतने करा देता हूँ। जैसे ये लास्ट ही है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या? हाफ डी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो वो बोल देगा एनर्जी डेंसिटी का बताओ क्या होगा, है ना, डायमेंशन। तो मेरे हिसाब से ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना। कैसे? सर एनर्जी डेंसिटी के ना दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, ये आप खुद से ट्राई करना। एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं डायमेंशन पूछूं तो आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पुट करना, एनर्जी का डायमेंशन, और उसका स्क्वायर कर देना, तो सेम ही आंसर आएगा जो इसमें पुट करके आएगा। चाहे आप इसकी हेल्प से एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। आपको पता है फोर्स होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेना, तो वो यहाँ पुट कर देना। और एनर्जी का डायमेंशन तो पता ही है, ml²T-2। म्यू नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स बराबर होता है आई एल बी। तो यहां से मैं आप बी का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लोगे, और फिर बी होता है म्यू नॉट आई बटे 2r। तो यहां से आप बेसिकली क्या करोगे, म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल लोगे। और जैसे म्यू नॉट का पता लग जाएगा तो यहां पुट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड का यहां से पता लगेगा वो यहां पुट कर लेना, तो भी आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो, चाहे आप इससे निकालो, आप चेक कर लेना और आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर आ कितना रहा है। नोट कर लीजिए इस चीज को भाई। एक काम करते हैं, अब जरा जेई मेंस का एक पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी तो कराने होते हैं जो जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्या ये सब नहीं पूछे जाते जो भी करा? अबे पूछे जाते हैं भर के, मजा आ जाएगा तुम जब पीवाईक्यूज देखोगे। जैसे ये सवाल देखना, ये सवाल पूछा गया था जेई मेंस 2023 में। क्या बोला है कि इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर considered as if force velocity and time are considered as fundamental quantities physical quantities TIES, then dimension formula of density will be dimension formula of density will be। इसके चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है, लिख ही लेता हूं यार, एफ वी की पावर 4 टी की पावर -6, एफ वी का स्क्वायर माइनस में टी की पावर 2, एफ स्क्वायर वी का स्क्वायर, ठीक है, और टी की पावर माइनस में टी की पावर 6, एफ वी की पावर -4 टी का स्क्वायर। मैं बेसिकली इसका आंसर मुझे नहीं पता है क्या है, सच में नहीं पता, मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन हाँ हम ये सवाल क्रैक कर लेंगे। अब इसको करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सेट तरीका, कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बेसिकली है क्या ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज है कि इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं, इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं। तो हर टाइप के सवाल को करने का कुछ सेट तरीका होता है, अगर आप उस तरीके के हिसाब से चलोगे तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा। जैसे कि अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो उसने क्या बोला है, फोर्स वेलोसिटी और टाइम को कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर ये गलत है, मैं भी जानता हूं ये चीज गलत है। क्या सर? फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सर। वेलोसिटी एंड टाइम तो है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ मैं भी जानता हूं, लेकिन मान लो ये एक ऐसे दुनिया में चले गए जहां पर फोर्स वेलोसिटी और टाइम को उन लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान रखा है, ये नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां पे मान लो इन तीनों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान रखा है। तो अगर मान रखा है तो आप मुझे बताओ डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। तो मैंने कहा एक बात बता यार, 2 मिनट के लिए इस सवाल को तू भूल जा, तो सिंपल बता, डेंसिटी के डायमेंशन तू निकाल लेगा? हाँ सर। मैंने कहा कितना निकालेगा जल्दी बता। तो सर देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास जो होता है ना सर, वो होता है कैपिटल M, वॉल्यूम होता है L का क्यूब। मास का डायमेंशन कैपिटल M, वॉल्यूम का L का क्यूब, तो ये आ गया ML-3।
अब मैं जानते हो क्या बोल रहा हूँ, ये डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी जो होता है रो, उसका डायमेंशन होता है ml-3। हाँ, तो ये आपको चेक करना है। उसने बोला है, हाँ, उसने बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला बताओ डेंसिटी का। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो आपको पता है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इतना आता है। तो आप चेक कर लो इन चारों ऑप्शन में से कि कौन से ऑप्शन से ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला निकल रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब सर ये देखो, हमें इतना पता है कि हम लोग बेसिकली क्या है, मास को, लेंथ को, टाइम को, इन सबको मानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम इन सबको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं तो हम आंसर भी इन्हीं की टर्म्स में देते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम है तो आंसर भी उसी की टर्म में दिया होगा। क्यों? क्योंकि आंसर हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में देते हैं। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानी है तो आंसर भी आपको इसी की टर्म्स में देना होगा। अब उसने ऑलरेडी चार ऑप्शन रख रखे हैं, हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी है। ऐसे सवालों को बिल्कुल तुक्के से करते हैं, बिल्कुल मेरे तरीके से करते हैं। क्या हमें उसने बोला है कि डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आपने बोला डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml⁻³ हाँ, तो आप चेक कर लो, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना तो ये चार आंसर आ रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सा डायमेंशन इससे मैच कर रहा है, जो भी मैच करेगा वो जीत जाएगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे जैसे अगर मैं डी वाला ऑप्शन चेक करूं, ठीक है, तो डी को हम क्या बोलेंगे सर, फोर्स है। फोर्स को लिख सकता हूं ml²t−2, सॉरी, फोर्स होता है ml_t−2, नॉट ml²। सर फोर्स को मैं लिख सकता हूं ml_t−2, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं lt−1 और इसका स्क्वायर है। सर टाइम को मैं लिख सकता हूँ, टाइम तो टी का स्क्वायर ही होगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये ml-3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो सर m अपनी जगह, हाँ, l अपनी जगह, t−2 अपनी जगह, ये हो जाएगा l का स्क्वायर, ये हो जाएगा t⁻², ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए। तो अगर ये दोनों कट गए तो l, ये हो जाएगा m, हाँ, t⁻², l का क्यूब। तो सर m t⁻², l का क्यूब, सर ये तो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं है इसका आंसर। एक काम करता हूं, एक बार बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। तो बी क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है ml_t−2। सर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, lt−2, है ना, वेलोसिटी होता है lt−2, सॉरी, वेलोसिटी होता है lt−1, lt−1, और इसकी पावर कितनी है, 4 है। देखो वेलोसिटी की पावर -4 है ना, तो -4 हो जाएगा। टाइम क्या है, टाइम तो सर टाइम ही है, तो टाइम की पावर -2। ठीक है, अब जरा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर देखो, m अपनी जगह, l अपनी जगह, t−2 अपनी जगह, और l की पावर -4 हो गया, ये हो जाएगा t की पावर 4, और ये हो जाएगा t की पावर -2, ये t की पावर -2 यहाँ पे उतार लिया, और t की पावर -1 इंटू -4, t की पावर 4 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना, m अपनी जगह, t की पावर -2 और t की पावर -2, तो ये हो जाएगा t की पावर -4, और ये t की पावर +4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा l की पावर -3। कमाल की बात है सर, ml की पावर -3 आ गया डायमेंशन, है ना। आपने बी वाला फॉर्म, बी वाला जब ऑप्शन चेक किया तो आपका जो डायमेंशन है, फोर्स इंटू वेलोसिटी की पावर -4 इंटू टाइम की पावर -2, इसको सॉल्व करके आ रहा है ml-3। और सर डेंसिटी का डायमेंशन भी ml-3 होता है, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन मैच कर रहा है डेंसिटी के डायमेंशन से, तो इसका आंसर बी होगा। आप ए और सी चेक करोगे तो वो भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही डी वाला चेक करके बता दिया था कि देखो हम ऐसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। हमने क्या बोला, हमने बोला सर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, तो डेंसिटी के डायमेंशन बताओ कितना होगा, तो मैंने कहा डेंसिटी का सिंपल डायमेंशन निकालना आता है इस तरीके से। हाँ सर, अब क्या करो, चार ऑप्शन देख दे रखे होंगे तुम्हें, इन चारों में से कौन सा डायमेंशन, क्योंकि उसने डेंसिटी का डायमेंशन पूछा है तो हमने डेंसिटी का डायमेंशन निकाला। अब इन चार में से कौन सा डेंसिटी के डायमेंशन से मैच कर रहा है वो चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट करिए, चलिए।